हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं आज आपके सामने एक नया सब्जेक्ट आज शुरू करने जा रहा हूं जिसका नाम है फॉरेंसिक नर्सिंग एंड इंडियन लॉ। जैसा कि आप यहां पे पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपके जैसे ही सब्जेक्ट शुरू करूंगा तो मैं आपको आपकी जो सिलेबस के अकॉर्डिंग ये सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा। जो भी टॉपिक आपके सिलेबस में है आप वो देखिए, उसी नाम से आपको वीडियोज़ मिल जाएंगी, आप उनमें पढ़ना शुरू कर दीजिए। एक चीज़ और, मैं आपको ये पूरा सब्जेक्ट पढ़ाऊँ अच्छे से, उसके लिए आप मुझे मोटिवेट करने के लिए आप खुद सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से सब्सक्राइब कराएं, इसके अलावा अपने जानकारों से सब्सक्राइब कराएं और अपने बैचमेट को और अपने क्लासमेट को जरूर ये शेयर करें। ठीक है, लाइक करें। तो मैं आपको पक्की बात है, अगर मुझे रिस्पॉन्स आपसे अच्छा मिला तो मैं आपको ये जरूर पूरा का पूरा सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ाऊंगा। दूसरा, फॉरेंसिक नर्सिंग जो है नॉर्मली ये मतलब पहले जो सिलेबस था उसमें भी पढ़ने को थोड़ा बहुत मिलता था, लेकिन ये अलग ही एक तरीके से पूरा सब्जेक्ट आ गया। तो मैं ये कहूँगा कि मैं आपको ये जो बुक है और ये जो सब्जेक्ट है लाइन बाय लाइन पढ़ाऊंगा। अब ये सब्जेक्ट नया है तो आप इसलिए इससे लाइन बाय लाइन ही पढ़ें, क्योंकि नए सब्जेक्ट को थोड़ा समझने में और जो टीचर होते हैं उनको समझाने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है। और जो हमारे नर्सिंग टीचर्स हैं उन्हें थोड़ा सा ये इसमें, क्योंकि लॉ का भी पोर्शन दे रखा है तो थोड़ी प्रॉब्लम होती है समझाने में। इसलिए अगर आप समझेंगे तो मैं आपको लॉ का भी और जो आपका ये जो नर्सिंग वाला पोर्शन है ये दोनों अच्छे से समझा दूंगा। बस आप जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ वैसे ही पढ़ें, कहने का मतलब ये है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। अब देखिए, फोरेंसिक साइंस, फोरेंसिक साइंस जो है ये एक ब्रांच ऑफ साइंस है। यानी कि जिस तरीके से एक पेड़ होता है उसकी बहुत सारी ब्रांच शाखाएं होती हैं, और वैसे ही साइंस भी एक पेड़ है और उसकी एक शाखा है, ब्रांच है आपका फोरेंसिक साइंस। अब ये जो इसका काम है, ये जो डील करता है, यानी कि इसका जो क्षेत्राधिकार है या ये जो डील करता है जिसके साथ, वो क्या है कि एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक प्रिंसिपल इन द एग्जामिनेशन एनालिसिस एंड इवेल्युएशन ऑफ द फिजिकल एविडेंस इन द क्रिमिनल सेंस फॉर द लीगल पर्पज। अब ये करता क्या है, जो आपके साइंटिफिक प्रिंसिपल है यानी विज्ञान के जो सिद्धांत है, विज्ञान की जो थ्योरीज या प्रिंसिपल्स हैं, उनको अप्लाई करता है। कहाँ पे अप्लाई करता है? एग्जामिनेशन करने के लिए, एनालिसिस करने के लिए, इवेलुएट करने के लिए, और फिजिकल एविडेंस, इवेल्युएशन ऑफ फिजिकल एविडेंस इन द क्राइम सीन एसेंस वहां फॉर द लीगल पर्पज। अब देखिए, इसमें ये कहा, मान लो कहीं कोई क्राइम हुआ, मान लो कहीं पे एक मर्डर हुआ, उस मर्डर पर, उस सीन जो मर्डर जहां पे हुआ है वहां जाके एक फोरेंसिक टीम जाएगी। उस फोरेंसिक टीम करेगी क्या, वहां जो एविडेंस है उनको उठाएगी, उनका एनालिसिस करेगी, उनका एग्जामिनेशन करेगी, और ये देखेंगी कि इसका किस तरीके से, किस वे में किसने इसका मर्डर किया है और किस हथियार से किया है ना, किस वेपन से किया है। तो कहने का मतलब ये है कि जो फोरेंसिक साइंस है वो एग्जामिन करती है, एनालिसिस करती है, इवेलुएट ऑफ फिजिकल एविडेंस, वहां जो एविडेंस मिले हैं क्राइम सीन पे, मान लो वहां पे बाल मिला है, वहां पे ब्लड मिला है, वहां पे आपका है ना, इसके अलावा कई बार रिंग्स और पिस्टल या कुछ भी ऐसा कोई भी वेपन्स वहां पे मिल जाता है, तो वहां वो करते क्या है, ब्लड की आइडेंटिफिकेशन करते हैं, आपका फिंगरप्रिंट मैच करते हैं। इसके अलावा फिर आप देख सकते हो अगर किसी का डीएनए भी मैच करते हैं, तो वहां मतलब जो भी एविडेंस मिल रहा है उनको वो कलेक्ट करके वहां एनालिसिस, फिर उसका इवेलुएट और एग्जामिनेशन करते हैं। और ये सब करते किस लिए हैं? लीगल पर्पस के लिए, कानूनी कार्यवाही के लिए, कि एक व्यक्ति प्रॉपरली, जो अपराधी है वो ही पकड़ा जाए, कोई इनोसेंट है ना, कोई इनोसेंट व्यक्ति ना पकड़ा जाए। क्योंकि हमारे जो कानून की अवधारणा है या हमारे जो कानून, हमारे जो जुरिस्ट हैं, उनका ये मानना है कि चाहे 100 अपराधी छूट जाएं लेकिन एक इनोसेंट, यानी कि एक जो बेचारा सीधा साधा व्यक्ति है वो नहीं फंसना चाहिए। तो इसलिए इन सब को देखने के लिए कि भाई प्रॉपरली एक क्रिमिनल को क्रिमिनल ही माना जाए और उस क्रिमिनल को ही उसकी सजा मिले, इसके लिए एक डेवलप किया गया है, और आइडेंटिफिकेशन प्रॉपरली एक क्रिमिनल्स की हो जाए, इसके लिए एक सब्जेक्ट डेवलप किया गया है, उसका नाम है आपका फोरेंसिक नर्सिंग। आया समझ में? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसके देखिए, अब यहाँ कुछ बहुत इंपॉर्टेंट लोग के बारे में बताया गया है कि उनकी हिस्ट्री क्या रही है, और मतलब जो फोरेंसिक नर्सिंग है उसमें इन लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। जैसे टॉक्सिकोलॉजी है, उसमें मैथ्यू और फिला है। ठीक है, तो ये आप याद रखना कि फादर ऑफ टॉक्सिकोलॉजी ये आपका मैथ्यू और फिला है। इसके अलावा एंथ्रोपोमेट्री है, अल्फोंस बार्टिलोन्स हैं इनके, है ना। फिंगरप्रिंट की स्टडी किसने करी थी फर्स्ट टाइम? ये फ्रांसिस गैल्टन ने करी थी, है ना। और 4 टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप किसने किया? लियोन लेटेस ने किया था। फादर ऑफ बैलिस्टिक्स केल्विन गोडार्ड ने की थी। प्रिंसिपल ऑफ डॉक्यूमेंट एग्जामिनेशन ये किसने किया था? अल्बर्ट ओसबर्न। और लोकार्ड्स प्रिंसिपल एडमंड लोकार्ड। अब देखिए यहाँ पे टॉक्सोलॉजी, एंथ्रोपोमेट्री, फिंगरप्रिंट, ब्लड डॉक्यूमेंट का एग्जामिनेशन करना, ये सब क्या है? ये आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं फोरेंसिक नर्सिंग में। कि आप देखते हो ना, क्रिमिनल के फिंगरप्रिंट मैच किए जाते हैं। इसके अलावा वहाँ जो डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं उनका एनालिसिस किया जाता है कि ये क्रिमिनल्स ने लिखे हैं, या जिसने मान लो कई बार सुसाइड कर लेता है कोई व्यक्ति तो उसने ही लिखे हैं, या किसी और ने मतलब उसको मर्डर करके उसके डॉक्यूमेंट्स तो नहीं रख दिया। तो इस तरीके से ये सारे इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं, आप इनका थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है, अब देखिए यहाँ एक वो दे रखा है फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी।
लेबोरेटरी, ये क्या है? फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी इज ए मल्टी डिसिप्लिनरी ऑर्गेनाइजेशन दैट ऑफर साइंटिफिक एविडेंस, इवेलुएट एग्जामिनेशन, एवेल्यूशन एंड सर्विस। अब ये क्या कह रहा है? देखिए फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी का मतलब ये है, देखिए आपको ये अगर थोड़ा सा सब्जेक्ट समझना है तो आप थोड़ा CID जो आपका नाटक है या जो सीरियल है आप उसको थोड़ा ध्यान में रखें। तो लेबोरेटरी का मतलब भाई आपने एविडेंस तो यहाँ से उठा लिए, लेकिन उनको एग्जामिन करने के लिए, इवेलुएट करने के लिए, एनालिसिस करने के लिए आपको एक लैब बनानी पड़ेगी, एक फिक्स स्टेबल कहीं जगह। तो वो लैब ही आपकी फोरेंसिक साइंस लैब है। जैसे आपने CID में देखा होगा ना, वो डॉक्टर साहब एक लैब में काम करते रहते हैं ना, तो वो इस तरह की है। अब लेकिन यहाँ इसमें क्या कह रहा है वो देख लेना। ये मल्टी डिसिप्लिनरी ऑर्गेनाइजेशन है। मल्टी डिसिप्लिनरी का मतलब ये है, मल्टी मींस कई, डिसिप्लिनरी मतलब प्रोफेशन, मतलब कई प्रोफेशन के लोग यहाँ एक टाइम पे एग्जिस्ट करते हैं। यहाँ बायो से संबंधित भी एक्सपर्ट हो सकता है, यहाँ केमिस्ट्री से भी, यहाँ फिजिक्स से भी, यहाँ केमिकल से भी, इसके अलावा यहाँ आपका इंजीनियरिंग से, यहाँ नर्सिंग से, यहाँ मेडिकल से। कहने का मतलब बहुत टाइप के प्रोफेशनल या एक्सपर्ट एक ही ऑर्गेनाइजेशन में अगर काम करें तो उसको बोलते हैं मल्टी डिसिप्लिनरी ऑर्गेनाइजेशन। ये जरूरी इसलिए होता है कि भाई देखिए मान लो कहीं कोई क्राइम हुआ है और वहाँ आपका कोई आपको मान लो कोई एविडेंस मिला मेडिकल से संबंधित, कोई टिश्यू मिला, ब्लड मिला, तो उसकी जानकारी के लिए किसको चाहिए? एक डॉक्टर या मेडिकल चाहिए। मान लो आपको कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम से संबंधित किसी का कोई मर्डर हुआ है, तो फिर वहाँ आपको किसकी जरूरत चाहिए? एक इंजीनियर की चाहिए या फिजिक्स की चाहिए, है ना? ऐसे किसी एनिमल बाइट से हुआ तो वहाँ आपको बायोलॉजिस्ट की जरूरत चाहिए, है ना? तो ये सारे जो व्यक्ति मिलके एक ही ऑर्गेनाइजेशन में करते हैं उसको बोलते हैं मल्टी डिसिप्लिनरी। और इसका काम क्या है कि ये साइंटिफिक जो एविडेंस है उनका एग्जामिनेशन करती है, उनको देखती है, जांचती है, पड़ताल करती है और इवेलुएट करती है, मूल्यांकन करती है उनका कि क्या वाकई में एक्चुअली ये ही वो मतलब सबूत है जिससे मर्डर हुआ है और किसने किया है, ये सब जानने के लिए। ठीक है, अब ये आपका हो गया। अब इसके बाद देखिए दूसरी, अब पढ़िए पॉलीग्राफी क्या है। अब देखिए पॉलीग्राफी मैं आपको समझा दूंगा ये क्या है, बस आप पढ़िए फिलहाल। फिजियोलॉजिकल लाइट डिटेक्टर बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट द ड्यूरिंग इमोशनल स्ट्रेस लाइक व्हेन लाइंग द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इज एक्टिवेटेड कॉज फिजियोलॉजिकल चेंज लाइक इंक्रीज इन BP, हार्ट रेट, रेस्पिरेशन एंड एक्टोडर्मल रिएक्शन। ये देखो आपने कभी देखा होगा मूवीज में, है ना, या आपने कभी सुना होगा कि उस व्यक्ति का या उस जो आतंकवादी है उसका पॉलीग्राफी किया गया। पॉलीग्राफी का मतलब ये होता है, आपने देखा होगा एक व्यक्ति मशीन पे बैठ के उसके सिर पे, उसके हाथ पे, उसकी बॉडी में कई जो ना वो मशीनरी कनेक्ट करके जो ना वो डिटेक्ट करते हैं कुछ, उसी को पॉलीग्राफी बोलते हैं। कहने का मतलब जब ये है क्या पॉलीग्राफी, जब आप फिजियोलॉजिकली यानी कि देखो जब आपने कोई क्राइम करा या आपने कुछ भी ऐसा कृत्य करा और कोर्ट आपको बोल देती है कि भाई इसका पॉलीग्राफी कराओ, तो पॉलीग्राफी में होता क्या है, जब आपको वो मशीन से अटैच कर देते हैं तो जब आप बोलते हैं, आप मान लो झूठ बोलते हैं, सच बोलते हैं, जैसे भी बोलते हैं, तो आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाता है। या आपको जब इमोशनल स्ट्रेस होता है उस दौरान जो आप ने झूठ बोला और झूठ बोलने से सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो एक्टिवेट हुआ और जो आपके फिजियोलॉजिकल आपकी बॉडी में जो चेंज हुई, जैसे मान लो अभी मैं झूठ बोलता हूँ तो मेरी हार्ट रेट बढ़ जाएगी, मेरा BP बढ़ जाएगा। तो झूठ बोलने की वजह से जो मेरे फिजियोलॉजी यानी कि मेरी बॉडी में जो चेंज हुए उनको डिटेक्ट करने के लिए जो प्रोसेस यूज किया जाता है उसको पॉलीग्राफी बोलते हैं। ठीक है, और इसमें कई तरह के चेंज आते हैं, जैसे BP बढ़ जाता है, हार्ट रेट बढ़ जाती है, रिएक्शन बढ़ जाता है और एक्टोडर्मल आपकी स्किन के रिस्पॉन्स भी बढ़ जाते हैं। कई बार परस्पायरेशन, बहुत ज़्यादा पसीना आता है, तो ये सब इसमें होता है। पॉलीग्राफी का मतलब सिंपली एक ऐसा डिटेक्टर जो आपके झूठ या सच, या आप जब इमोशनल होते हैं, दुख में, सच में, ईमानदारी में, तो उस वक्त जो आपका ये सब देखने को मिलता है रिस्पॉन्स, उसको पॉलीग्राफी बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा नेक्रो एनालिसिस, मेथड ऑफ एग्जामिन ए पर्सन मेंटल कंटेंट आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ए माइल्ड जनरल एनेस्थीसिया। अब देखो नार्को एनालिसिस, सॉरी नेक्रो बोल दिया मैंने, नार्को एनालिसिस। नार्को का मतलब, एनालिसिस का मतलब क्या होता है, कई बार देखिए जो आपका आपने सुना होगा ये जरूर, जब जो आतंकवादी होते हैं ना उनको उनका नार्को एनालिसिस किया जाता है। उन्हें होता क्या, उन्हें थोड़ा सा माइल्ड एनेस्थीसिया यानी कि बेहोशी की, साधारण भाषा बोले तो बेहोशी की दवा दी जाती है और फिर उनसे क्वेश्चन आंसर किए जाते हैं। तो बेहोशी की वो इस तरह की मतलब एक स्थिति होती है कि व्यक्ति ना तो बेहोशी होता है और ना ही जागरूक अवस्था में कॉन्शियस होता है। तो उस वक्त उनसे कुछ जो ना क्वेश्चन आंसर किए जाते हैं, तो उस वक्त व्यक्ति की उस स्थिति में सच्चाई या रियल में उसने कोई इंसिडेंट कराया है या नहीं कराया, इसके निकलने के बहुत ज़्यादा चांस रहते हैं। तो ये आपका नार्को एनालिसिस है। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़िए, ब्रेन फिंगरप्रिंटिंग। ठीक है, ब्रेन फिंगरप्रिंटिंग जो है, अब यहाँ इसको एक निमोनिक से बताएगा मर। इसमें मेमोरी एंड एनकोडिंग रिलेटेड मल्टीफैक्टेड इलेक्ट्रोएंसेफलोग्राफी रिस्पॉन्स विच इज इनिशिएटेड इन द अक्यूज्ड when the brain recognize information pretending to the crime। देखिए ब्रेन फिंगरप्रिंटिंग का मतलब ये है, किसी व्यक्ति ने कोई क्राइम करा, मर्डर कर दिया, किसी को चाकू मार दिया, किसी को शूट कर दिया। अब जब उसने करा तो वो सब चीज़ तो उसके ब्रेन में रहेगी ना,
तो उसके ब्रेन में रहने वाली चीज़ों को पता करने के लिए ब्रेन फिंगरप्रिंटिंग कराते हैं। अब ब्रेन फिंगरप्रिंटिंग में होता क्या है कि जब आपने ये प्रोसेस शुरू किया, इनिशिएट किया, तो एक्यूज का जो ब्रेन होता है, यानी कि आरोपी जो है, आरोपी या जो अपराधी है, वो सब इंफॉर्मेशन रिकॉग्नाइज, पहचानना शुरू कर देता है। कहने का मतलब, अगर मैंने मान लो मर्डर किया, अब मर्डर करने के बाद मेरा ब्रेन फिंगरप्रिंट होता है, तो जब मेरा ब्रेन फिंगरप्रिंट होगा तो मुझे वो सारी चीज़ें मेरे ब्रेन में तो आएंगी ना। जैसे मान लो आप रसगुल्ला बोला, तो रसगुल्ले की जो तस्वीर आपके ब्रेन में बनी, या उसके लिए जो आपके ब्रेन में जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हुई, वो तो हुई ना। वैसे ही क्राइम से संबंधित जब एक्टिविटी आपके ब्रेन में होगी तो वो आपको पता चल जाएगा। ये है ब्रेन फिंगरप्रिंटिंग। अब इसके स्पेसिमेन हैं तो आप ये सब देख लेना है ना, मैं जो मेन चीज़ है वो आपको पढ़ा रहा हूँ। उसके बाद देखिए इसमें क्या है, फोरेंसिक बायोलॉजी और सीरोलॉजी। सीरोलॉजी यूनिट आइडेंटिफाई ब्लड स्टेन, बॉडी फ्लूइड एंड डज डीएनए स्क्रीनिंग। देखिए फोरेंसिक बायोलॉजी और आपका सीरोलॉजी, सीरोलॉजी ब्लड से संबंधित है ना। तो ये क्या करते हैं, जो ब्लड के आपको क्राइम सीन पे थक्के मिले, दाग मिले, इसके अलावा जो बॉडी का फ्लूइड मिला है ना, इसके अलावा आपका जो डीएनए स्क्रीनिंग करने का काम कौन सा करता है, फोरेंसिक बायोलॉजी और सीरोलॉजी। अब अगला है डीएनए एनालिसिस। मतलब ये छोटे छोटे से टॉपिक हैं, आप इनको पढ़ लो, आपको पता चल जाए ये है क्या। यही आगे आपके इसके पूरी मतलब सब्जेक्ट में आने वाले, पूरे के पूरे सब्जेक्ट में। डीएनए टाइपिंग, डीएनए आइडेंटिफिकेशन, डीएनए प्रोफाइलिंग और जेनेटिक टाइपिंग इज ए टेक्निक यूज्ड टू डिस्टिंग्विश इंडिविजुअल विद द एक्सेप्शन ऑफ द आइडेंटिकल ट्विन एंड क्लोन। देखिए कई बार ऐसा होता है, दो जुड़वा भाई थे, एक ने वो कर दिया मर्डर, अब वो दूसरे पर आरोप लगा रहा है कि भाई इसने कराया, इसने कराया। अब जो आइडेंटिकल ट्विन होते हैं या क्लोन्स होते हैं, उनके तो डीएनए भी बहुत ज़्यादा सिमिलर, एक जैसे होते हैं, तो उनका सटीक एनालिसिस एग्जामिन करते हैं, वो करते हैं डीएनए एनालिसिस के थ्रू कि इसका डीएनए है या किसका डीएनए है। तो जब डीएनए ही आपको मिल जाएगा तो आप उसका अच्छे से पता लगा सकते हो कि ये वाला क्रिमिनल है या ये वाला व्यक्ति क्रिमिनल है। तो यहाँ ये है। अब देखिए लोकार्ड एक्सचेंज प्रिंसिपल लास्ट है ना, लोकार्ड था ना ये, लोकार्ड प्रिंसिपल, एडवर्ड लोकार्ड। तो उन्होंने कहा इट इज स्टेज व्हेन टू ऑब्जेक्ट कम इनटू द कांटेक्ट विद ईच अदर देयर इज ऑलवेज ए ट्रांसफर ऑफ सम मटेरियल बिटवीन देम। अब इन्होंने क्या कहा, लोकार्ड एक्सचेंज प्रिंसिपल में इन्होंने कहा कि जब दो ऑब्जेक्ट एक साथ आते हैं, एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, तो कुछ मटेरियल उनके बीच में ट्रांसफर होता है। कहने का मतलब, अगर मान लो आज कोई क्राइम होता है, तो एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति का मर्डर किया। अब एक व्यक्ति ने जब दूसरे व्यक्ति का मर्डर किया, तो उस वक्त उस व्यक्ति का जिसका मर्डर हुआ उसका ब्लड भी वहाँ होगा। इसके अलावा जब मर्डर हुआ होगा तो कई बार छीना तानी झपटा और वायलेंस होता है, तो उसमें ऐसा हो सकता है जो मारने वाला है उस व्यक्ति के बाल आ जाएं, उसका कपड़े आ जाए, उसका कुछ लग जाए उसको, तो दोनों का ही वहाँ मटेरियल मिला ना। तो यहाँ यही कह रहा है कि जब एक दूसरे का आपस में मतलब टकराव होता है, तो कुछ चीज़ें जो है ना एक दूसरे की ट्रांसफर हो जाती हैं। तो यहाँ इन्होंने कहा, यानी कि इस प्रिंसिपल को समझ कर आप बहुत सारी चीज़ें समझ सकते हो। ठीक है, अब इंट्रोडक्शन में लास्ट जो इंट्रो है उसे और पढ़ लो आप। ठीक है, देखिए इसमें क्या कहा गया, इंट्रोडक्शन। सिंस द ओरिजिन ऑफ ह्यूमन रेस क्राइम हैज एग्जिस्ट। जैसे ही ह्यूमन रेस का ओरिजिन हुआ वैसे ही क्राइम भी आपका ओरिजिन हुआ, यानी कि जब से मानव सभ्यता बनी है तब से ही क्राइम आपको देखने को मिल रहे हैं चारों तरफ। ये विद प्रोग्रेस इन दी टाइम द मैनी टेक्नोलॉजी एंड साइंस आल्सो डेवलप। जैसे ही प्रोग्रेस हुई है, बहुत सारी टेक्नोलॉजी और बहुत सारा साइंस डेवलप हुआ है। द कॉन्सेप्ट ऑफ द क्राइम एंड मेथड ऑफ द कमिटिंग ए क्राइम आल्सो चेंज्ड। इन्होंने कहा कि जैसे जैसे कॉन्सेप्ट ऑफ क्राइम है ना, कॉन्सेप्ट ऑफ क्राइम बढ़ा, वैसे ही अलग अलग टाइप के मेथड ऑफ क्राइम के चेंज हुए हैं। यानी कि लोगों ने अलग अलग टाइप से मारना, लोगों को क्राइम करना, अलग टाइप से क्राइम करना शुरू कर दिया है ना। अब ऑन दी साइड द क्रिमिनल बिकम मोर इंटेलिजेंट एंड यूजिंग वेरियस टेक्निक टू परफॉर्म देयर क्रिमिनल एक्ट्स ऑन अदर मेथड्स साइड इन्वेस्टिगेटर कुड कम्प्लीटली रिले ऑन दी ओल्ड मेथड टू इन्वेस्टिगेट क्राइम। इन्होंने ये कहा जैसे जैसे समय के साथ क्रिमिनल जो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते रहे, उन्होंने बहुत सारी अलग अलग नई टेक्नोलॉजी यूज़ करी मारने के लिए, है ना। अब जैसे शूटर है वो कई किलोमीटर दूर से किसी को शूट कर सकता है, इसके अलावा पॉइजन का यूज़ कर सकता है, इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ कर सकता है, इसके अलावा गन का यूज़ कर सकता है, इसके अलावा कई ऐसे केमिकल्स या कई ऐसे मटेरियल हैं जो जो आपको मतलब किसी की भी डेथ कोज कर सकते हैं। तो इन्होंने ये कहा कि जो क्रिमिनल थे वो तो इंटेलिजेंट हुए और नई नई टेक्नोलॉजी लाते रहे, लेकिन जो इन्वेस्टिगेट करने वाले थे इन सबको वो ओल्ड मेथड यूज़ करते रहे इन्वेस्टिगेशन के लिए क्राइम। तो ऐसे थोड़ी
होगा कि आप जो क्रिमिनल है वो नई नई टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहा है और आप पुरानी वो मेथड यूज़ कर रहे हैं, तो ऐसे नहीं होता है ना। तो फिर इसमें क्या कहा, टू इम्प्रूव इन्वेस्टिगेशन मेथड, टू मेक इन्वेस्टिगेशन मोर लॉजिकल एंड फोरेंसिक साइंस कम टू एग्जिस्ट। अब देखिए इसी चीज़ को पकड़ने के लिए कि क्रिमिनल अब नई नई टेक्नोलॉजी बना रहे हैं और नई नई टेक्नोलॉजी के या नई नई तरीके से लोगों को मार रहे हैं, इसी के लिए नया एक फोरेंसिक साइंस एग्जिस्ट करा, या और लॉजिक बहुत सारे और मतलब टेक्निक्स जो इन्वेस्टिगेटर हैं या गवर्नमेंट ने प्रोड्यूस करी ताकि जो क्रिमिनल्स को प्रॉपरली पकड़ा जा सके। एट प्रेजेंट वायलेंस, child abuse, women abuse, rape, trafficking, murder and crime are some of very much powerful ongoing system which affect the daily life of the people। अब देखिए आप अब्यूज कर रहे हैं, वुमेन अब्यूज कर रहे हैं, रेप कर रहे हैं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग कर रहे हैं, मर्डर कर रहे हैं, बहुत सारे मतलब गलत कृत्य हैं। अब इन सबको पकड़ने के लिए और प्रॉपर हर किसी क्रिमिनल्स को पनिशमेंट दिलाने के लिए आपके पास एक साइंस होना चाहिए, और साइंस जो है उसके पास टेक्नोलॉजी होनी चाहिए और बहुत सारे प्रोफेशंस का मतलब एक अच्छा आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, तब आप किसी क्रिमिनल्स को मतलब वो दिला पाएंगे, आप सज़ा दिला पाएंगे। इसके अलावा आप जो है जस्टिस को प्रॉपरली इस्टेब्लिश कर पाएंगे। आज मैंने आपको सिर्फ इंट्रो बताया है, आने वाला टॉपिक हमारा अब डेफिनेशंस का रहेगा। ये देख लीजिए डेफिनेशंस का रहेगा, और इसमें थोड़ी सी डेफिनेशंस हैं, ये पढ़ना ताकि आप जब आगे चैप्टर पढ़ो तो आप समझ सको, है ना। ठीक है, अब आप अपने दोस्तों को ज़रूर देखिए शेयर करना और सब्सक्राइब करना ताकि मैं आपको पूरा ये पढ़ा सकूँ। थैंक यू।